भारत एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था। अब ये सिर्फ क्रिकेट प्रधान और करप्शन प्रधान देश बनकर रह गया है। एक गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हम इस गाने को गाकर बहुत गर्वान्वित हुआ करते थे। ऐसा लगता था कि हमारा देश इस जमीन पर किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन अब चारा घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला और पता नहीं किस किस तरह के घोटालों से ये नेता इतना कुछ निकल गए हैं कि मेरे देश की धरती सोना चांदी हीरे मोती उगल उगल के थक गई है। ये नेता निगल निगल के थकते नजर नहीं आते। हम सब जानते हैं कि हमारे ज्यादातर नेता करप्ट हैं, फिर भी हम आगे बढ़कर कुछ करना नहीं चाहते, या यूं कह लो कि चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि अपना घर चलाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है कि कुछ और करने के लिए जान ही बाकी नहीं बचती। 24 घंटे मेहनत करके भारत में हम किसान जमीन का सीना फाड़कर अनाज पैदा करते हैं। हम उद्योगपति नई नई तकनीकों से इंडस्ट्री की पैदावार बढ़ाते हैं और देश की आमदनी में इजाफा करते हैं। हम बिजनेसमैन भी चीजों का आदान प्रदान करके अपनी और अपने देश की आमदनी बढ़ाते हैं। अब हमको जरूरत होती है एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे इंटेलिजेंट सर्वेंट की, जो हमारे लिए एक ऐसा माहौल बनाए, ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम तैयार करे कि हमको वक्त पे बीज, मशीनरी, रॉ मटेरियल और बाकी सुविधाएं मिल सके। हालांकि गांव और शहरों के सरपंच और मुखिया होते हैं जो अपने गांव या शहर के लोगों में तालमेल बिठाकर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। लेकिन एक बड़े लोकतांत्रिक देश के दूर दराज इलाकों के लोगों में तालमेल बिठाने के लिए एक बड़े मैनेजर या नौकर की जरूरत पड़ती है। यहां इस बात को समझ लेना उचित होगा कि जिस शख्स को काम करने के बदले में सैलरी यानी तनख्वाह दी जाती है, उसे सर्वेंट या नौकर ही कहा जाता है। तो हम सब मिलकर एक पढ़े लिखे होनहार सर्वेंट को अपॉइंट करना चाहते हैं। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि चुनाव के दिनों में वो खुद चल के हमारे घरों में आता है और हाथ जोड़ जोड़ कर विनती करता है कि कृपया मुझे आप अपनी सेवा का मौका दीजिए। हमें बड़ी खुशी मिलती है ये सोचकर कि जिस तरह के अच्छे सर्वेंट की तलाश थी, वो खुद चलकर हमारे घर आ गया है नौकरी मांगने। और फिर एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 कैंडिडेट्स आते हैं, जिनमें से हम सब मिलकर एक का चुनाव कर लेते हैं। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों से टोटल कुछ 4750 के करीब सर्वेंट्स को चुन लिया जाता है, जिनको हम सब मिलकर कहते हैं कि भाई, हम सब आपको पैसा देते हैं, आप दिल्ली जाओ, एक बढ़िया सी गोल गोल सी इमारत बनाओ, AC-VC लगाओ, बढ़िया सा फर्नीचर लगाओ और फिर आराम से उसमें बैठकर ऐसे ऐसे प्लान तैयार करो जिससे हम अपनी और अपने देश की इनकम बढ़ा सकें और साथ में आपकी सैलरी भी, जो कि हमारे टैक्स से निकलेगी। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि आज हम सब मिलकर 1 रुपया कमाते हैं तो 20 पैसे टैक्स के रूप में आपको देते हैं, जिसमें से आपकी सैलरी निकलती है, हवाई जहाजों में आने जाने के खर्चे निकलते हैं, आपकी गाड़ी, बंगला, खाना पीना सब इसी 20 पैसे से चलता है। अब आप अच्छे प्लान्स बनाओगे, अच्छी सुविधाएं हमारे लिए तैयार करोगे तो हम 1 की बजाय 100 रुपया कमाएंगे और आपको 20 पैसे की जगह 20 रुपया देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ और तो करना नहीं है। देश के लिए मनी जनरेट तो करनी नहीं है आपने, वो हम करेंगे। आप सिर्फ हमारा काम आसान करने के लिए सुविधाएं बढ़ाओ। वो सर्वेंट भी खुशी खुशी दिल्ली का रुख करता है, लेकिन दिल्ली पहुंचकर नौकर की कुर्सी पर बैठते ही वो खुद को मालिक घोषित कर देता है। हमें पता भी नहीं चलता कि वो नौकर कब नौकर से मालिक बन गया। वो हमारे गांव की सड़कें बनाने की बजाय अपने घर में मार्बल लगाने की योजना बनाने लगता है। हमारे लिए अच्छे बीजों का प्रबंध करने की बजाय वो अपने लिए कॉन्टिनेंटल फूड और ड्राई फ्रूट्स का इंतजाम करने में जुट जाता है। हमारे बच्चों के अच्छे स्कूल खोलने के लिए कुछ काम नहीं करता, बल्कि हमारे पैसों से अपने बच्चों को विदेशी स्कूलों में पढ़ने भेज देता है। यहां तक कि हमारे लिए सुविधाएं बढ़ाने के बजाय वो अपने लिए जेड सिक्योरिटी का इंतजाम करके हमारी पहुंच से इतना दूर हो जाता है कि हमारा उस तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है।
अब सवाल ये उठता है कि जो शख्स हमारे पास हाथ जोड़कर नौकरी मांगने आया था, उसे जब हम नौकरी दे देते हैं तो वो नौकरी मिलने के बाद ऐसा क्यों हो जाता है? उसके लिए कुछ बातों पर यदि हम ध्यान दें तो अच्छे और सच्चे समझे जाने वाले नौकर का भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार मालिक बन जाने का कारण हम जान सकते हैं। और एक बार कारण जान लिया तो फिर उसका इलाज भी हो सकता है। सबसे पहली बात, हमारे यहां जब किसी भी ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है तो नियुक्ति से पहले उसके गांव या शहर के पुलिस स्टेशन से या कलेक्टर ऑफिस से उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, यह जानने के लिए कि उस पर कोई केस तो दर्ज नहीं है या उसने कोई गुनाह तो नहीं किया है। अगर उसका कैरेक्टर सही पाया जाए तो ही उसकी नियुक्ति की जा सकती है। अब सवाल आता है कि यह ऑफिसर किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए काम करेगा? तो पता चलता है कि उसे एक ऐसे नेता के नीचे उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए काम करना है जिसको कुर्सी पर बिठाने से पहले कभी किसी ने उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं। वो चाहे चोर, डाकू, लुटेरा, गुंडा, मवाली, कातिल, बलात्कारी कुछ भी रहा हो, इलेक्शन लड़के मिनिस्टर बनने से पहले या बाद में उससे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। ऑफिसर बनने के लिए कुछ एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, मेंटल और फिजिकल टेस्ट पास करने पड़ते हैं, लेकिन मिनिस्टर बनने के लिए सिर्फ इलेक्शन। अजीब खेल है ये सत्ता का। वास्तव में देश का कामकाज जिस शख्स को संभालना है, उसके कैलिबर, उसकी काबिलियत, उसके शिष्टाचार, उसका मेंटल या फिजिकल कोई टेस्ट नहीं। ये कैसा कानून है जो ऐसे शख्स को देश चलाने की इजाजत देने का प्रावधान रखता है जिसका कैरेक्टर, जिसका मेंटल या फिजिकल लेवल, जिसकी एफिशिएंसी चेक ही न की गई हो? क्या इस तरह के कानून में बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं? जरूर है, क्योंकि ऐसे कानून को बदलने के बारे में अगर आज नहीं सोचा गया तो आप और हम कितने भी धरनेबाजी करें, कितना भी सर पटकें, रोएं, चिल्लाएं, कितनी भी शिकायतें करें, कुछ भी नहीं रुकने वाला। भ्रष्टाचार, बेईमानियां, धांधलेबाजियां, गैंगरेप्स जिस मिकदार में हो रहे हैं, होते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सत्ता चलाने वालों में यदि 1% भी दोराचारी शामिल हो जाएं तो वो अच्छे अच्छे नेताओं को भी सही काम करने नहीं देते। दूसरी बात, सभी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज हमने 60 साल के करीब रखी है, क्योंकि मनोविज्ञान के कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक 60 साल की एज के बाद इंसान की एफिशिएंटली काम करने की ताकत क्षीण होने लगती है और वो अपना ऑफिस एफिशिएंटली नहीं चला सकता। अगर ये सच है कि 60 साल की एज के बाद इंसान अपना ऑफिस एफिशिएंटली नहीं चला सकता, तो फिर हम और हमारा कानून उसे देश चलाने की जिम्मेदारी कैसे दे देता है? क्या राजनीतिज्ञों की रिटायरमेंट एज फिक्स नहीं की जानी चाहिए? आखिरी बात, मेरा संदेश है उनके लिए जो हर बात पे कानून और संविधान को सबसे बड़ा बताकर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए यह जानना जरूरी है कि किसी भी देश का कानून, उसका संविधान उस देश की जनता से बड़ा नहीं होता। उस देश की जनता को बचाने के लिए कानून और संविधान में फेरबदल किया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है। कानून और संविधान को बचाने के लिए जनता में फेरबदल करके उसे मजहब और जात पात के नाम पर टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। यह मेरा निजी विचार है कि यदि इन दो बातों पर ही विचार करते हुए भारत की जनता एकमत होकर अपनी सही राय बना ले तो दुनिया भर में घटिया और गंदी समझे जाने वाली भारतीय राजनीति की छवि बदल सकती है और देश की सत्ता सचमुच उन बुद्धिजीवियों के हाथ में आ सकती है जो तन, मन और धन से देश और देश की जनता के लिए खुद को समर्पित करके लोकतंत्रता का प्रमाण देंगे। वरना हमको टुकड़ों में बांटकर की जाने वाली राजनीति अगर न बदली और हम इसी तरह से बंटते चले गए तो 2047 में अपनी जन्म शताब्दी नहीं मना सकेगा आजाद भारत। जय हिंद।